हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल ऑफ अ वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? वो टेक्निक या मेथड जो हम किसी फंक्शन को फाइंड करने के लिए लगाते हैं जबकि उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें गिवन होता है। यानी हम टेक्निक किस पे यूज़ करते हैं? हम डेरिवेटिव पे टेक्निक यूज़ करते हैं और फंक्शन हमारे पास आंसर आ जाता है। और वो टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं उसको हम एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? इससे हम इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं, यानी ये हमारे पास क्या है? इंटेग्रल। इंटेग्रल यहाँ पे जो भी जिस डेरिवेटिव हमारे पास है, जिस फंक्शन का हमने फाइंड करना है, यानी डेरिवेटिव हमें गिवन होगा, वो डेरिवेटिव हम यहाँ लिखेंगे और जो आंसर में आएगा वो हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा जिसका ये डेरिवेटिव गिवन है। तो ये हमारे पास नोटेशन है इंटीग्रेशन की। और इसे हम कैसे क्या कहते हैं? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ये, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा है, डी एक्स आ रहा है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल ऑफ अ वेरिएबल। डिफरेंशियल ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y और y किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब डेल्टा एक्स हम कहते हैं कि इंक्रीमेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। इसी तरह से डेल्टा वाई इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल में। और डी वाई ओवर डी एक्स क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स। यानी ये सारी नोटेशंस हैं। डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेल्टा वाई इंक्रीमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डी वाई ओवर डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अब अगर हम प्रोडक्ट ले लें एफ डैश ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स का, तो इसको हम डिफरेंशियल कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, और इसको हम डिनोट करते हैं डी वाई से या फिर डी एफ से। यानी अगर हम लिखें डी वाई इक्वल है एफ डैश ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास क्या है? ये डिफरेंशियल है और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अगर y हमारे पास इक्वल आ जाए x के, यानी y इक्वल है x के, अब अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड पे, यानी d ओवर डी एक्स इंटू एक्स, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स कैंसिल तो 1 हो गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ गया? फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो डी एक्स और डेल्टा एक्स है इंक्रीमेंट वो इक्वल हो गया। तो हमने कहा डिफरेंशियल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इट्स इंक्रीमेंट। अब अगर हम ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल है डी एक्स के, तो हमारे पास क्या आएगा? डी वाई इक्वल आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखें ये डेल्टा एक्स था, तो डेल्टा एक्स क्योंकि डी एक्स के इक्वल है तो इसलिए यहाँ पे हमने डी एक्स लगा दिया, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल आ गया। हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में यूज़ होने वाली इंपॉर्टेंट नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली नोटेशन क्या है कि डेल्टा एक्स इक्वल होता है डी एक्स के, और ये एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सेकेंड नोटेशन हमारे पास ये है कि डी वाई यानी डिफरेंशियल ऑफ वाई इक्वल होता है एफ डैश ऑफ एक्स और डी एक्स। तो इसका मतलब है जहाँ पे डेल्टा एक्स आएगा उस वहाँ पे हम डी एक्स की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे डी एक्स आएगा वहाँ पे हम डेल्टा एक्स की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जहाँ पे डी वाई आएगा वहाँ पे हम एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और जहाँ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स होगा वहाँ पे हम डी वाई लिख सकते हैं। हमारे पास थर्ड नोटेशन है कि डी वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई के। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जैक्टली इक्वल होता है डिफरेंशियल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। ये एग्जैक्टली इक्वल होगा और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। अब हमारे पास फोर्थ नोटेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई के, और डी वाई हम पहले जानते हैं किसके इक्वल है? एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स के। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशंस थी जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में यूज होती हैं। डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा कि डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करें, जबकि हमें वैल्यूज दी हुई हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और
हमें बताया गया कि x चेंज हो रहा है, पहले x 3 था और फिर x की वैल्यू 3.02 हो गई, यानी x में चेंज आया 3.02, 3 से 3.02 हो गई। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में हम पहली वैल्यू, क्योंकि ये x की थी, x हमारे पास 3 है और कितना चेंज आया उसको हम रेट ऑफ चेंज, इसको डेल्टा x कहते हैं। डेल्टा x यानी रेट ऑफ चेंज इन x। तो हम क्या करेंगे, हम इनको माइनस कर देंगे। 3.02 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रेट ऑफ चेंज आया, 0.02। ये हमारे पास डेल्टा x आ गया। क्योंकि हमें डेल्टा y फाइंड करना है तो इसलिए हम गिवन इक्वेशन में दोनों साइड पे इंक्रीमेंट अप्लाई कर देंगे, यानी y की जगह लिखेंगे y प्लस डेल्टा y और x की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। अब ये पॉजिटिव y है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। अब हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हम ये इसकी जगह पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x² -1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा और इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक 1 पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बची वैल्यूज को हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब मैंने ये स्टेप आपके लिए रिपीट कर दिया है। हम x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे और डेल्टा x की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। इसी तरह से x की वैल्यू हमने 3 लिख दी। हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस करने के बाद 3.02 आ गया, इसका स्क्वायर ले लेंगे और 9 में से माइनस करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब हम डी वाई फाइंड करने जा रहे हैं तो डी वाई के लिए हमारे पास ये फंक्शन क्योंकि गिवन है, हम दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं। हमने दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, यानी हर वैल्यू के साथ डी आ जाएगा। हमने डी अप्लाई किया। यहाँ पे देखें कि इस साइड पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्योंकि ऊपर पावर 2 है, ये पावर शुरू में आ जाएगी, 2 पावर शुरू में आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 2 - 1 यहाँ पे 1 आ जाएगी, जो कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे 1 लिख भी दें तो फर्क नहीं पड़ता। और डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, यानी पावर शुरू में पावर में से एक कम और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। तो ये हम फिर से क्योंकि हम डिफरेंशियल ले रहे हैं तो फिर से डिफरेंशियल आ जाएगा, यानी डी ऑफ x लिख देंगे। और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम इसमें x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे और dx की वैल्यू इसकी जगह पे लिख देंगे। तो हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास dy की आ गई। तो हमने डेल्टा x की डेल्टा y की भी वैल्यू फाइंड कर दी और dy की भी वैल्यू फाइंड कर दी है। में हम डिफरेंशियल को यूज करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y और x का। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा गया कि डिफरेंशियल यूज करें जबकि dy/dx और dx/dy की वैल्यूज फाइंड करें और हमें एक इक्वेशन ये दी गई है। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम दोनों साइड पे इक्वेशन जो कि हमें गिवन है इसके दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। तो हमने दोनों साइड पे हर वैल्यू के साथ डिफरेंशियल लगा दिया। ये डी जो हमने लगाया ये डिफरेंशियल के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसलिए हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले कुछ हम छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमने x को छोड़ दिया तो y का डिफरेंशियल ले लिया और प्रोडक्ट के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब हम सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी डिफरेंशियल ले लेंगे और dx उसी तरह से आ जाएगा। और हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो इसलिए ये 4 था, 4 एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास dx की जो भी वैल्यूज होंगी हम उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो y dx दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, इसी तरह से dx भी दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब हम इनमें से dx कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमने माइनस भी कॉमन ले लिया और dx भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से देखें कि y प्लस 1 बचेगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए 1 आ गया। और दूसरी साइड पे यहाँ पे x आ रहा था, ये जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर में x आ गया। अब यहाँ पे देखें कि dx इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखें कि dy/dx की ये वैल्यू आ गई। हमने dy/dx की वैल्यू फाइंड कर दी है जो कि ये वैल्यू है। अब हम इसका रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं, यानी dx/dy लिख देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा dx/dy का। तो इस स्टेप में हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे
और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यही किया कि x ऊपर चला गया और y+1 नीचे आ गया। तो इसका मतलब हमने दोनों वैल्यूज, ये फर्स्ट वैल्यू है dy/dx की और ये dx/dy की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। को यूज करते हुए अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसमें फंक्शन रखेंगे। हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 16, क्योंकि ये 17 है और 17 एक ऑड नंबर है। तो क्योंकि यहाँ पे पावर 4 आ रही है तो हमें ये 16 अगर रखेंगे तो हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। इसलिए हमारे पास कम वैल्यू कितनी हुई, क्योंकि 17 में से हमने 16 वैल्यू x को नाम दे दिया और कितना रह गया हमारे पास 1। इसका मतलब हम 17 को लिखेंगे 16 + 1। तो हमारे पास ये जो आएगा ये हमारे पास चेंज है जिसको हम डेल्टा x कहते हैं। तो डेल्टा x इक्वल होता है dx के और कितना हमारे पास मिला ये 1। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये प्रॉपर्टी देखते हैं कि dy फाइंड करेंगे। हम इसमें f(x) और dy फाइंड करेंगे। हमारा जो एजेंडा क्या है कि हमें f(x) फाइंड करना है और dy फाइंड करना है और एंड पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो ये dy हम जानते हैं f' dx के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे फंक्शन का। फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसका मतलब कि x की होल पावर 1/4 है। तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम होगा। जब 1/4 में से हम -1 करेंगे तो कितना मिलेगा -3/4 और साथ dx उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि माइनस थी पावर, इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आके ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक हमने dy की वैल्यू फाइंड की है। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम इनकी जगह dx की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे जो कि 1 है और x की जगह इसकी वैल्यू लगा दी जो कि 16 है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यहाँ पे देखें ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 3 मिलेगा जो कि 8 होता है। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32 हमारे पास dy की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास 0.03125 आ गया। ये हमारे पास dy की वैल्यू है। अब हम f(x) फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास ये है। तो f(x) में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 16 आ जाएगी x की जगह। यहाँ भी 16 आ गया। 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और ये क्योंकि 4th रूट था तो ये हम 1/4 पावर में लिख सकते हैं। तो f(16) कितना आ गया 2। हमारे पास f(16) भी आ गया है, dy भी आ गया है। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि f(x) + डेल्टा x किसके इक्वल होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल होती है f(x) + dy। तो हमारे पास f(x) में क्या आ रहा है f(16), क्योंकि x + डेल्टा x हमने लिखा था 16 + 1 क्योंकि 17 था और एक्चुअल फंक्शन हमारे पास। तो f(x) के लिए हमारे पास क्या आ गया f(16) + dy। इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। f(16) हमारे पास 2 है और dy की ये वैल्यू मिली, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। हम इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि किसी भी क्यूब की अगर लेंथ में इंक्रीज हो जाती है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है यानी ये चेंज हो रही है 5 से 5.02, यानी 5 से कितनी ज़्यादा होगी 0.02। तो हमें फाइंड करना है इसमें अप्रोक्सीमेट कितना इंक्रीमेंट आया, यानी वॉल्यूम में, इसके वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट कितना इंक्रीज हुआ इसका वॉल्यूम, वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसके h क्योंकि क्यूब है, क्यूब के h को हम x लेट कर लेंगे और हमें पता है कि इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है 5.02 का। पहले 5 थी अब 5.02 होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास x क्या होगा, x हमारे पास 5 है क्योंकि ये पहले 5 थी। अब dx आया कितना होगा, dx या डेल्टा x, इसको हम क्या कहते हैं रेट ऑफ चेंज। डेल्टा x क्या होता है रेट ऑफ चेंज। तो हमारे पास कितना रेट ऑफ चेंज आया है हमारे पास, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 5.02 में से हम 5 को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा 0.02। तो ये हमारे पास इसमें चेंज आया है इसकी लेंथ में। तो अब हम वॉल्यूम हमने फाइंड करना है इसका कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ। तो इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम को हम v से डिनोट करते हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि x 3 टाइम्स आ रहा है तो x को हम x³ लिख सकते हैं। हमने x³ लिख दिया और
यहाँ पे देखें कि हम इसका, क्योंकि हमें इसमें अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज फाइंड करना है वॉल्यूम में, तो इसलिए हम इस पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। डिफरेंशियल मतलब इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे। तो पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम हो गया, 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पे पावर में, और साथ dx आ गया। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया है। अब हम इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। ये हमारे पास x की वैल्यू है 5, और dx की कितनी है, 0.02। dx डेल्टा x एक ही चीज है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.02। तो हमने इनकी वैल्यूज लगा दी, और अब हमने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 और 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 क्यूबिक यूनिट इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा है। तो हमने बता दिया कि 1.5 क्यूबिक यूनिट इसमें इंक्रीज आया है इसके वॉल्यूम में। डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसके लिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हमारे पास इंटीग्रल दिया गया है इस ब्रैकेट का, तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम फर्स्ट वैल्यू पे, यानी हर वैल्यू पे इंटीग्रेशन का ये जो साइन है इसको सेपरेट कर देंगे, हर वैल्यू पे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम 3x² पे जब इंटीग्रेशन के साइन को अप्लाई करेंगे, तो 3 कांस्टेंट नंबर है, इसलिए हम इसे इंटीग्रल से पहले लिख लेंगे, और इंटीग्रल अप्लाई करेंगे x² पे। -2 भी एक कोफिशिएंट है x का, तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा। हम कोफिशिएंट को इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं, और x की हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख भी लें, फर्क नहीं पड़ता, और ना भी लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने सबका इंटीग्रल सेपरेट कर दिया। अब इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास एक नंबर है x की पावर 3 और हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम x की पावर 3 है तो 3 में 1 प्लस करते हैं और इसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 से ही हम डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं हम इसका नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे देखें कि 2 थी पावर, x की पावर 2 थी, प्लस 1 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3, x की पावर 3, और डिनोमिनेटर में भी 3 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 3 + 1 किया था, 4 को हमने डिनोमिनेटर में भी लिखा। अब यहाँ पे देखें कि x की पावर कोई नहीं है तो 1 होगी, तो यहाँ पे 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगी, इसलिए हमने x की पावर 2 लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 लगा दी। अब याद रखें कि कांस्टेंट नंबर 1 जब भी आएगा इसकी इंटीग्रेशन x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का अगर हम इंटीग्रल लेते हैं तो क्या आता है, x आता है। और जब भी हम इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं, एंड पे हम +c यानी सम कांस्टेंट, हम ये +c लगाते हैं। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास 3.2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें ये इंटीग्रल दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने लास्ट स्टेप में, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हम इनके इंटीग्रल्स सेपरेट कर देंगे। तो दोनों वैल्यूज पे हमने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। स्क्वायर रूट अगर हम पावर में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2। इसी तरह से ये डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 1/2, और जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगी। अब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, हम 1/2 में पहले 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारे पास होगा 1 + 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2। इसका मतलब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2, और इसलिए हमने 3/2 ऊपर इसकी पावर में लिखी, और वही हमने रूल के अकॉर्डिंग 3/2 से इसको डिवाइड में लगा दिया, यानी डिनोमिनेटर में भी 3/2 आएगा। पावर में एक प्लस करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, ये इसका रूल होता है। अब यहाँ पे देखें -1/2 है, तो सेम इसको हम -1/2 में भी +1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो हमने x की पावर में 1/2 लिख दिया और उसी से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें, याद रखें कि अगर डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा हो, जैसे 2/3 है, तो ये डिनोमिनेटर के नीचे एंड पे जो डिनोमिनेटर आता है ये ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2/3 है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2/3 आ गया, x की पावर 3/2 इसी तरह से आ गया। सेम यहाँ पे भी 1/2 था तो 2/1 लिखें, फर्क नहीं पड़ता 1 लिखने से, इसलिए हमने 2 लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 आ रही है, इसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया, और +c उसी तरह से आ गया।
ऐसे ही इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वॉल्व होंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यूज हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमारे पास कैसे आएगा कि हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास आ रहा है a-2x और होल की पावर 3/2, यानी ये हमारे पास कैसा फंक्शन बन रहा है, ये बन रहा है ax प्लस b होल की पावर n। और इसका इंटेग्रल हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका अगर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए साथ हम, यानी ax प्लस b होल की पावर n, अगर इसका डेरिवेटिव साथ मिल जाए यानी a आ जाए a dx, क्योंकि इसका डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, ax प्लस b का a आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, जस्ट a बचेगा, तो इसका डेरिवेटिव a आएगा। और जब फंक्शन हो, फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव हो, तो हम उसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी n+1/n+1 आएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला था जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए डेरिवेटिव, x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो हमारे पास डेरिवेटिव बचेगा, तो हमें चाहिए था -2। हमने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप नीचे भी लगा सकते हैं 2 के साथ। तो ये हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जब भी हम खुद से कुछ करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये फंक्शन है, इसका साथ डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे 3/2 में +1 कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से इसकी पावर में 5/2 लिख दिया, इसी से हमने डिवाइड कर दिया। यानी फंक्शन है, फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव है, तो हम पावर में 1 प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे और कांस्टेंट आ जाएगा सम कांस्टेंट c। अब ये 5/2 है, तो जब ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। इस तरह से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1/5 बचेगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है 6 वाला पार्ट। तो हम इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास एंगल आ रहा है, यानी साइन a प्लस बी एक्स, ये a प्लस बी एक्स, ये हमारे पास एंगल है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें इसका डेरिवेटिव साथ चाहिए। ये फंक्शन है, फंक्शन का साथ हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a प्लस बी इंटू एक्स का a प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 1 a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी ही बचेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो कांस्टेंट को अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन लेंगे, डेरिवेटिव नहीं। इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉज एक्स होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि साइन a प्लस बी एक्स है, a प्लस बी इंटू एक्स है, तो इसलिए माइनस कॉज a प्लस बी एक्स आ जाएगा, प्लस c जो कि हमारे पास सम कांस्टेंट था, और 1/a प्लस बी उसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी कि -1 ये माइनस हमने शुरू में लगा दिया, -1/a प्लस बी कॉज ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस c। हम इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का 11 वाला पार्ट ले लेते हैं। 11th पार्ट हमें ये दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि ये नीचे फंक्शन दिया हुआ है, हमें चाहिए ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर नीचे फंक्शन है यानी f ऑफ x हमारे पास कोई भी फंक्शन है और अगर ऊपर इसका डेरिवेटिव हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसे लिखते हैं log ऑफ f ऑफ x, यानी log ऑफ फंक्शन लिख देते हैं, ln ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ax प्लस b था, तो हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिलना था, 2 शुरू में आ जाएगा। अगर हम नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2ax प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2b और प्लस 0 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ये तो एंड हो गया, सिर्फ ये हमें चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ax प्लस b है, 2 नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से हमने खुद से मल्टीप्लाई किया,
तो इसलिए हमें ये डिवाइड भी करना पड़ा। अब यहाँ पे देखें कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। तो हमने ln ऑफ फंक्शन लिख दिया जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में था, और c क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व था इसलिए प्लस सम कांस्टेंट हमने c1 ले लिया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास 14 पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं, वैल्यूज दी गई हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन देखें। हम tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के। तो अब हम इसका इंटीग्रल सेपरेट कर देते हैं। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। हम इसमें आइडेंटिटी को यूज करेंगे। सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होती है, यानी tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन उसका ऑपोजिट होती है, यानी वो क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस एक्स आ गया, और प्लस c हमने सम कांस्टेंट लगा दिया। तो ये हमारे पास इजी से क्वेश्चन थे, इनका सोल्यूशन आ गया। इंटीग्रेशन के कुछ प्रूफ्स को डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि इस फंक्शन की अगर इंटीग्रेशन की जाए तो ये इसके इक्वल है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखेंगे कि हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में फंक्शन है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम इसको पुटिंग के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या x को पुट करेंगे, ये हमारे पास अगर इस फॉर्म में होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा हो, तो हम इसको पुट करते हैं a सेकेंड थीटा के इक्वल। अब x की वैल्यू यहाँ से आ गई, हमारे पास सेकेंड थीटा क्या होगा, a इधर मल्टीप्लाई है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो a डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे जाके, तो ये a डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम इसको डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव क्या लेंगे, dx ओवर dx आ जाएगा हमारे पास। a सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, डेरिवेटिव हम जब लेते हैं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a वैसे ही आ गया, सेकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है कि डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड थीटा इज सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा। ये हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब हम ये वैल्यूज सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे गिवन फंक्शन में। तो हमने गिवन फंक्शन में dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास ये थी। हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो एक्स स्क्वायर के मतलब ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर उसी तरह से आ गया। अब ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसलिए इसकी जगह tan स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे देखें कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan थीटा। अब यहाँ से tan थीटा से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सेकेंड थीटा। और सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, बाय फॉर्मूला हम इसकी इंटीग्रेशन लिखते हैं log ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। और इंटीग्रेशन जब भी एंड होती है हम सम कांस्टेंट लिखते हैं, जो कि हमने c लिख दिया कि प्लस c1। अब ये हमने कांस्टेंट लिखा है। हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल हमारे पास क्या है कि हमने थीटा एंगल रखा है, यहाँ पे हाइपोटेनस को हमने x कह दिया, परपेंडिकुलर को हमने p कह दिया, और बेस को हमने a कह दिया। अब हम जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने इसको लिख दिया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। अब अगर हमने p फाइंड करना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब दूसरी साइड पे जो बचेगा वो हम उसी तरह से लिख देंगे। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम tan फाइंड करते हैं तो tan हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास tan होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में हमारे पास p आएगा, तो p की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a उसी तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास tan की वैल्यू आ गई। अब हम ये वैल्यू सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये x ओवर a सेकेंड थीटा की, और ये हमने tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। क्योंकि इनका एलसीएम a आ जाएगा, तो दोनों के डिनोमिनेटर में a है, तो ऊपर वाली वैल्यूज उसी तरह से आ जाएंगी। तो ये हमने इसके लिए प्रूफ किया। यहाँ पे देखें कि लॉग आ रहा है, तो लॉग में अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में हम कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ ऊपर वाला फंक्शन यानी न्यूमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की किसकी, लॉग ऑफ a ओवर b की, जो कि इक्वल होता है लॉग ऑफ a ln ऑफ a माइनस ln ऑफ
बी इसके इक्वल होता है। तो ये हमने उसके थ्रू ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम इन दोनों को एक न्यू नाम दे सकते हैं, जो कि हमने सी का नाम दे दिया, कि इन दोनों को हमने सी के इक्वल रख लिया, कि ये दोनों को मिला के एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो हम इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे, जो ऐसे इंटेग्रल्स जिसमें कॉस्ट फंक्शन इन्वॉल्व होगा। तो देखते हैं इसके लिए हम क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसके लिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे, यानी हमें ये क्वेश्चन दिया गया ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम इस कॉस ऑफ थीटा यानी फंक्शन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए, यानी एंगल का अगर साथ डेरिवेटिव मिल जाए तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, हम इस वैल्यू को इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या, अगर हम इस वैल्यू को जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर 2 है, हम इसे एफ ऑफ एक्स का नाम दें। फर्स्ट क्या, हमारे पास अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये होगा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक्चुअली में इसमें वैल्यू होती है 1/2 पावर में, तो पावर शुरू में पावर में से कम, यानी 1/2 माइनस 1 कितना होता है -1/2। तो ये -1/2 जब डिनोमिनेटर में जाता है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया, और यहाँ पे एक्स आ रहा है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ गया। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये है। अब नोटिस करें कि अगर हम 1/2 इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में जो आ रहा है हमारे पास राउंड ब्रैकेट में, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हमारे पास किस चीज की कमी है, वो 1/2 की कमी है। अगर हमें ये 1/2 मिल जाता है इस वैल्यू के साथ तो हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव ही होगा। तो 1/2 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि ये 2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 2/2 हो गया। हमने ये 2 बाहर लिख लिया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास फंक्शन अगर कंसीडर करें तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। तो अब ये कॉस ऑफ थीटा और डेरिवेटिव ऑफ थीटा है हमारे पास, यानी ये सिंपल फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ जो इसकी जनरल फॉर्म है। तो हम इसको कॉस का डेरिवेटिव, कॉस की इंटीग्रेशन फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें कि 1/2 हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमने शो कर दिया कि इसका डेरिवेटिव ये है माइनस और इसका डेरिवेटिव ये है। अब डेरिवेटिव हमें मिल चुका है, तो कॉस ऑफ थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन थीटा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया 2 साइन थीटा। थीटा हमारे पास यही है जो ब्रैकेट आ रही है, एंगल हमारे पास आ रहा है। और जब ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है तो हम प्लस सी लगाते हैं, जिसको हम सम कांस्टेंट कहते हैं। तो हमने प्लस सी लगा दिया, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि एक्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करें। तो इसके लिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 2 फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एक्स है, सेकंड फंक्शन साइन एक्स है। हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है कि आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दें, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करें। हमने साइन एक्स की इंटीग्रेशन लिखी, माइनस इंटेग्रल लिखना है आपको, और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू dx। दोबारा से सुन ले कि फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू dx। ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। अब यहाँ पे देखें कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन की होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस हमने शुरू में लगा दिया, कॉस एक्स आ गया इंटीग्रेशन इसकी माइनस, सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इसकी इंटीग्रेशन, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसलिए ये 1 आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने प्लस लिख दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगी साइन एक्स, तो इसलिए यहाँ पे साइन एक्स आ गया। बाकी दोनों वैल्यूज ये उसी तरह से आ गए, और इंटीग्रेशन जब भी एंड होती है हम प्लस सी लिखते हैं, यानी सम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का
फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखें कि साइन एक्स हमने पहले लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू बाद में लिखते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास फंक्शन है लॉग एक्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सोल्यूशन में लॉग एक्स के साथ दूसरा फंक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको 1 कंसीडर कर लिया, यानी मल्टीप्लाई बाय 1। अब फर्स्ट फंक्शन हम log x को रख लिया है और सेकंड फंक्शन हम 1 को ले रहे हैं। तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे सेकंड की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x माइनस यहाँ पे भी इसकी x आ गई इंटीग्रेशन, और log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। ये x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे कुछ भी ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 लिख दे तब भी ठीक है। तो ये x हमने शुरू में लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होती है x, और इंटीग्रेशन जब भी एंड होती है तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम प्लस c लगा दिया। तो ये हमारे पास दोनों एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अगर ये साइन एक्स कॉज एक्स है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 2x। तो ये हम 2 कैसे लेके आएंगे, ये 2 हमने न्यूमरेटर में लगाया है तो इसलिए हमें बाहर डिनोमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा। तो ये हमने यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स क्या हो जाएगा, ये इक्वल होता है साइन 2x के इक्वल। तो ये इसलिए इसको हमने साइन 2x लिख दिया। अब हम यहाँ पे एक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन, और इस पूरी इंटेग्रल को हम आई का नाम दे देंगे। अब ये आई हमें नेक्स्ट में हेल्प करेगा, इसको हमने आई का नाम दिया। अब हम इस आई को सॉल्व करेंगे, यानी इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्योंकि हमारे पास ये 2 फंक्शन है तो हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। इसकी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होना चाहिए। तो e की पावर x को हम फर्स्ट फंक्शन कह देंगे और साइन 2x को हम सेकंड फंक्शन कह देंगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास e की पावर x है, इसलिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, इसलिए वैसे आ गया। और ये देखें माइनस 2 कॉस 2x/2 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास साइन 2x की इंटीग्रेशन है और साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, कॉस 2x, और डिनोमिनेटर माइनस कॉस 2x, और डिनोमिनेटर में क्योंकि यहाँ पे 2x आ रहा है तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2 लगाएंगे। और सेम ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पे भी लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और हमने इसकी इंटीग्रेशन फिर से लेंगे। यहाँ पे देखें कि ये फिर से 2 फंक्शन आ रहे हैं तो इसको भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा क्योंकि एंगल के साथ 2 आ रहा है, माइनस ये इंटीग्रेशन उसी तरह से इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का वही डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, e की पावर x साइन 2x न्यूमिनेटर में आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस आया, और ये 2 जब ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1/4। और अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास आई है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस 1/4 आई है, दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन एंड होगी तो हम प्लस सी लगाते हैं, इसलिए सी लगा दिया। अब यहाँ पे देखें कि दूसरी साइड पे माइनस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5i/4। अब आई हमने अकेला करना है तो 5/4 दूसरी साइड पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/5 हो गए। तो 4/5 होने के बाद 5 2 10 हो जाएगा, 5 4 20, और ऊपर भी क्योंकि ये 4 डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो दोनों वैल्यूज के साथ आ जाएगा। अब हम इनकी कटिंग करेंगे तो 4/10 की कटिंग अगर होती है तो -2/5, बाकी वैल्यूज की जो फंक्शन है ये हम उसी तरह से लिखते जा रहे हैं, और 4 5 20 हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। अब
यहाँ पे देखें कि हम इसका इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू आई की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास 1/2 आई था, तो उसकी पूरी वैल्यू इसकी जगह पे पुट हो गई। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, जबकि e की पावर x कॉमन आ सकता है। हमने e की पावर x कॉमन लिख दिया और यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है, इसलिए 1/5 बाहर कॉमन आ गया। ये दोनों वैल्यूज कॉमन आई और 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से इस 2 की कटिंग हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई करने के बाद होगी, तो ये cos 2x बच जाएगा। सेम इसी तरह से जब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1/5 तो बाहर आ गया, तो e की x पावर x भी बाहर आ गया, जस्ट क्या बचा sin 2x। और ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ये मैंने आपके लिए इसको समझा दिया। अब नेक्स्ट में देखें कि 1/5, अब cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, -1 - 2 sin स्क्वायर x। ये हमने cos की वैल्यू लगा दी। अब हम इसकी वैल्यू लगाने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमने पहले लिख दिया और -1 आ गया, प्लस 1/2 भी इसको लिख सकते हैं, sin 2x ऐसे भी लिखा रहने दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यू की इंटीग्रेशन आ गई। हम लॉग फंक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें कि log x का स्क्वायर है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे 2 फंक्शन बनाएंगे इसको, ये फर्स्ट फंक्शन और हम एक फंक्शन 1 ले लेते हैं। तो यानी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन log x स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड फंक्शन हमारे पास 1 है। हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन छोड़ देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल ऑफ, यहाँ पे 1 ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, 1 की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x माइनस इंटेग्रल उसी तरह से 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, और log x का स्क्वायर की क्या आ जाएगी, पावर शुरू में जो कि 2 है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, यानी 2 - 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता। और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है, log x है, तो log x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/x इंटू dx। यहाँ पे देखिए कि ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो गया। इस x को हम शुरू में भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और 2 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है इसलिए हम इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए log x इंटू 1, ये हमारे पास फिर से एक फंक्शन जनरेट हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम क्या करेंगे कि सेम उसी तरह से ये वैल्यू तो उसी तरह से आगे -2, पहला फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास log x के उसी तरह से आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, हमने ब्रैकेट भी खोल दी, साथ ही माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 2 इंटू ये हमारे पास फर्स्ट की 1 की इंटीग्रेशन और सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का 1/x। अब यहाँ पे देखें कि ये x से x कैंसिल हो रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। ये दोनों वैल्यूज उसी तरह से आ गई और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आ गई और 2 भी उसी तरह से। अब इंटीग्रल सारे खत्म हो जाए तो हम क्या लगा देते हैं, +c लगा देते हैं। तो ये हमारे पास log x स्क्वायर की इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। अब हम एक और फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे देखें कि हमने log x कॉमन ले लिया, x भी कॉमन आ रहा था और बाकी जो बचेगा वो हम लिख लेंगे। अगर ये स्टेप ना भी करेंगे तो भी ठीक है, अगर कर दें तो भी ठीक है। अब हम सेकंड फंक्शन देखते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखें कि log ऑफ 10x आ रहा है और साथ ही सेकंड स्क्वायर x आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये है, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इस सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन 10x और डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या हो जाएगा, 1/10x और सेकंड स्क्वायर x। यहाँ पे देखें कि 1/10x और साथ में ही इसका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर x। अब यहाँ पे 10x से 10x कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 स्क्वायर x की इंटीग्रेशन। और हमें पता है 10 स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो हमारे पास 10x होती है। और इस 10x को हम शुरू में लिख देंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा tan x log ऑफ tan x और माइनस सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x आ गई प्लस हमने c लिख दिया। हम हाईएस्ट पावर ऑफ इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें कि tan की पावर 3 आ रही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने क्या किया, हमने पहले स्टेप पे यहाँ पे tan की पावर 3 थी तो हमने इसको tan स्क्वायर लिखा और इसकी 1 पावर हमने यहाँ पे लिख दी। ये हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसका कोई फॉर्मूला बना सकें। तो देखते हैं इसके लिए tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल। तो हमने tan स्क्वायर एक्स को लिख लिया सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 और ये दोनों वैल्यूज उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पे देखें कि ब्रैकेट आ रही है तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और साथ ही इंटेग्रल भी सेपरेट कर देते हैं। तो हमने सेकेंड स्क्वायर एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, माइनस इंटेग्रल भी हमने सेपरेट कर दिया और जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गई। अब यहाँ पे देखें कि सेकेंड स्क्वायर एक्स है तो सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स tan एक्स। अब ये देखिए कि ये फंक्शन है हमारे पास, सेकेंड एक्स हमारे पास फंक्शन है और साथ ही इसका डेरिवेटिव है। तो हम क्या करते हैं कि जब फंक्शन हो, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव हो तो हम पावर में 1 प्लस कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं इसकी इंटीग्रेशन के लिए। तो हमने सेकेंड स्क्वायर में जब 1 प्लस किया तो कितना हो गया 3 और 3 से ही हमने डिवाइड कर दिया तो इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। और ये देखें यहाँ पे सेकेंड एक्स tan एक्स, तो सेकेंड एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होती है सेकेंड एक्स, तो इसलिए यहाँ पे तो सिंपल आ गया सेकेंड एक्स। और जब इंटेग्रल सॉल्व हो जाता है तो हम एंड पे प्लस c लगा देते हैं यानी सम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। हम इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन फंक्शन को हम i के इक्वल लेट कर लेंगे। इसको हमने i के इक्वल सपोज करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट्स। तो इसके लिए हमें 2 फंक्शन चाहिए होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और इसको हम सेकंड फंक्शन कह देंगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमने बाय रूल इंटीग्रेशन की किसकी, इस गिवन फंक्शन की। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स तो उसी तरह से आ जाएगा। साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस 2x। क्योंकि एंगल आ रहा है 2x तो इसका डिनोमिनेटर में आएगा डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। माइनस इंटीग्रल ऑफ सेम इसी तरह से साइन 2x की इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गई, माइनस मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही होता है, लेकिन पावर का साथ में फिर से डेरिवेटिव होता है। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए माइनस ये हम शुरू में लगा देंगे। हमने माइनस शुरू में लगा दिया और बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह से माइनस, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में तो इसलिए इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। तो हमने -1/2 बाहर लिख दिया और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, कॉस 2x उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि फिर से हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। हम इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे बाय पार्ट्स। तो हमने ये फर्स्ट वाली वैल्यू उसी तरह से लिख दी, -1/2 भी उसी तरह से आ गया। अब हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स जो कि फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो -1/2 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा और cos 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 2x, और 2x का फिर से डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आता है तो 2 आएगा, वो डिनोमिनेटर में आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए यहाँ पे +1/2 लगा दिया। इंटीग्रल ऑफ cos 2x का की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी sin 2x/2, और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही होता है और माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव -1 आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखें हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली 2 वैल्यूज तो उसी तरह से आ जाएंगी। जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और प्लस, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। और e की पावर आई माइनस एक्स को हमने उसी तरह से लिख दिया, साइन 2x को लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास वही फंक्शन बन रहा है जो हमारे पास स्टार्ट में फंक्शन था, जिसको हमने i के इक्वल सपोज किया था। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं i, हमने इसकी वैल्यू लिख दी कि ये i के इक्वल है। और जब भी इंटीग्रेशन ख़त्म होती है तो हम प्लस c लगाते हैं, यानी सम कांस्टेंट, और बाकी सारी वैल्यूज़ हमने उसी तरह से लिख दी। अब ये देखें कि -1/4i इधर माइनस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 4 डिनोमिनेटर में 5/4i आ जाएगा आपके पास इसका एलसीएम। और एलसीएम सॉल्व करने के बाद बाकी सारी वैल्यूज़ हमने उसी तरह से लिख दी। अब ये देखें कि ये 5/4, 4 इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि 4 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, जो कि हमने लिख दिया, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। और जब 5 इससे डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया 10, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20। और c से मल्टीप्लाई करें या ना करें, क्योंकि ये कांस्टेंट है जो हम जानते नहीं हैं, तो इसलिए इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी c लिख सकते हैं और ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट है जो हम जानते नहीं, तो इसलिए इसमें इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनको कैंसिल करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ वही, -2/5 आ जाएगा। और इसको भी हम कैंसिल करेंगे, 4 5 से 20, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि -2/5 e की पावर माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्योंकि 2 नहीं है, इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इस सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को i के इक्वल लेट करेंगे। और यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू हमें दी गई थी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा। और इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि हमें 2 फंक्शन चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और 1 को हम सेकेंड फंक्शन का नाम दे देंगे, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। तो देखते हैं अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया बाय पार्ट्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगी, x माइनस इंटीग्रल उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1x आ जाएगी, और स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। और डेरिवेटिव हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर 2 में। तो यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे देखें कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस x क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, a² माइनस x², क्योंकि न्यूमिनेटर में हमारे पास माइनस x² ऑलरेडी है, हमें जस्ट इसके साथ a² यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने a² अगर प्लस करेंगे, क्योंकि हम कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते, तो हमने अगर खुद से प्लस a² लगाया तो फिर हमें माइनस भी a² लगाना पड़ा, तो इसलिए हमने इसको माइनस a² और प्लस a² यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, इस x को हमने शुरू में लिख दिया, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें कि जब ये -a² से पूरी वैल्यू डिवाइड होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, -a² ओवर स्क्वायर रूट a² माइनस 1। इस -a² को हमने बाहर लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और a² को हमने बाहर लिख दिया, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² लिख दिया। और जब इस पूरी वैल्यू से ये वैल्यू डिवाइड होगी तो यहाँ पे देखें कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर यहाँ पे x की पावर 1 हो और नीचे x की पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि 1/2, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में जाके क्या होता है, 1 माइनस 1/2।
एक्सपोनेंट इसका ऊपर जाके माइनस हो जाती है पावर। तो ये हमारे पास अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, एक्स की पावर 1/2, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से 1/2, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा। सेम इसी तरह से इस पूरे में अगर ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ पे क्या आएगी, पावर 1, और नीचे स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 1/2 पावर होगी। और इसको सॉल्व करने के बाद, सेम ऐसे सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट एक्स यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगी। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू उसी तरह से आ गई, प्लस ए स्क्वायर भी वैसे ही आ गया। और ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन है, हमारी बुक में प्रूफ है कि इंटेग्रल 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के इक्वल। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। और इसको देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन था, जो गिवन क्वेश्चन था वो यही था, जिसको हमने नाम दिया था आई का। तो इसलिए इसकी जगह इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, जो कि है आई। अब यहाँ पे देखें कि माइनस आई है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। और आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। और बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह से आ जाएंगी। अब ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। यहाँ पे देखें हमें तो आई की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। तो 2 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए 2 को हम दूसरी साइड पे इक्वल के ले जाएंगे। इधर 2 आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो सारी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा, जो कि हमने ए स्क्वायर ओवर 2 लिख दिया है। और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आ जाएगा। ये प्लस सी सम कांस्टेंट है, जब भी इंटीग्रल खत्म हो जाता है तो हम प्लस सी लगा देते हैं। इंटीग्रल्स के रिजल्ट्स को फाइंड करते हैं। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हम जानते हैं अगर इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx हो तो इसका आंसर क्या होता है, e की पावर x प्लस सी। हम जानते हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। लेकिन यहाँ पे e की पावर x हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इस x का डेरिवेटिव 1 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा होता है, और ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x का हमारे पास ये जो पावर आ रही है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद हो तो हम e की पावर x का इंटीग्रेशन वही लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि साथ पावर का डेरिवेटिव भी होना चाहिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखिए e की पावर m tan इनवर्स x आ रहा है। अब हमें किसकी का डेरिवेटिव चाहिए, m tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा था। अब क्योंकि हमारे पास m भी है, यहाँ शुरू में हमारे पास पावर में m भी है, तो यहाँ हमें m भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए यहाँ पे m लाने के लिए m से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें डिनोमिनेटर में भी m लगाना पड़ेगा। यानी m से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे 1/m भी लगाया, जो कि यहाँ पे है, और ऊपर हमने m लगा दिया। अब इसको देखें कि क्या इसका डेरिवेटिव है, इस पावर का ये डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि 1/m तो हमारे पास वही आ गया e की पावर x, क्योंकि e की पावर हमारे पास m tan इनवर्स x आ रहा है, और प्लस c ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। प्लस सी यानी जब भी इंटीग्रल ख़त्म हो तो हम प्लस सी लगाते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। हम इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में गिवन क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, यानी -6 के फैक्टर्स 2 ऐसे चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो -1x बचे। तो वो हमारे पास -3x प्लस 2x था। अब हम इसकी पेयरिंग में कॉमन लेंगे, यानी इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट 2 में से हमारे पास x आएगा तो क्या बचा x-3, और लास्ट 2 में से 2 कॉमन आया तो क्या बचा x-3। अब x-3 दोनों में आ रहा है तो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x + 2।
ये हमारे पास अभी इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम क्या लेंगे, हमने ये वैल्यू यानी फ्रैक्शन इसकी ले ली। तो फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए ओवर फर्स्ट ब्रैकेट प्लस बी ओवर सेकेंड ब्रैकेट। ये हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए स्टेप किया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे x+2 से और x-3 से। हमने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू कट हो रही थी, क्योंकि ये x+2 इसके डिनोमिनेटर में था तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x-3, वो a से मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इसमें दोनों ही थी, कैंसिल हो जाएंगी दोनों, तो 3x+1 बचेगा और b के साथ x-3 आ रहा था वो कैंसिल होगा, x+2 बच जाएगा। अब a के डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है x+2, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2, क्योंकि ये +2 है, दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस इक्वेशन में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ हम -2 पुट कर देंगे। इसे हम इक्वेशन को नाम दे सकते हैं इक्वेशन 3 का, तो इसलिए हमने इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 + 1, यहाँ भी -2, और ये देखें x+2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो b हमारे पास 0 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना बचा, -5/5, जो कि a इक्वल आ जाएगा -5, डिनोमिनेटर में भी -5, तो किसके इक्वल हो गया, 1 के, इसलिए a की वैल्यू 1 आ गई। अब b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके डिनोमिनेटर में हो उसी की वैल्यू आए, ऐसा हो सकता है कि हम ये वैल्यू पुट करें लेकिन आंसर a का आए, तो वो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। अब x-3 को हम पुट करेंगे इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3, तो हम इक्वेशन 3 में इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। x की जगह पे 3 आ जाएगा, a के साथ आ रहा था x-3, तो x-3 की जगह हमने 0 पुट कर दिया और x की जगह हमने 3 पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि b इक्वल हो जाएगा 10/5 के, तो 10/5 कितना होता है, 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारे पास इक्वेशन 2 में a और b की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आई, b की वैल्यू 2 आई, वो हमने उसकी जगह पे पुट कर दी। अब हम इस पे इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि इंटेग्रल में आ रही थी, तो इंटेग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर भी यानी इधर भी हमारे पास इंटेग्रल्स आ जाएंगे और इधर भी इंटेग्रल्स आ जाएंगे। ये हमने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब आएंगे। अब यहाँ पे देखें कि नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि x+2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, x+2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 + 0, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए हमारे पास ये कितना बना, 1। नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन, जो कि x+2 है, इसलिए हमने लिख दिया log x+2 प्लस यहाँ पे ये 2 इंटेग्रल से बाहर लिखा जा सकता है, इसलिए 2 यहाँ पे आ गया, 2 ये बाहर आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये भी log ऑफ x-3 हो जाएगा। और जब भी इंटेग्रल ख़त्म होते हैं तो हम +c लगाते हैं, इसलिए हमने +c लगा दिया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन आ गई। पार्शियल फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए एक क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन इंटेग्रल को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है वो ये है। हमने ये फ्रैक्शनल पार्ट लिया और इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम जानते हैं, सबसे पहले है यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है, मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे a/x+1 यानी इसकी फर्स्ट पावर लिखने के बाद प्लस b/x+1 का स्क्वायर। जितनी पार होगी हम एक एक पार बढ़ाते जाएंगे, यानी हम 1 से हमेशा स्टार्ट करते हैं और एक एक पार बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि पावर 2 हो गई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास एक ब्रैकेट और है, हम लिखेंगे +c/3x+2। ये हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में ये आ रहा है, हम इस वैल्यू को दोनों साइड पे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और a, b और c के साथ जो जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें कि a के साथ x+1 था, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x+1 की एक पावर कट जाएगी, बाकी एक रहेगी, तो एक यहाँ पे आ गई और 3x+2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें x+1 का होल स्क्वायर है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा
तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x प्लस 2। इसी तरह से हम c के साथ भी लिख लेंगे और इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 3 का नाम देने के बाद यहाँ पे देखें a के डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 1 आ रहा है, तो हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हमें -1 मिलेगी। अब ये -1 वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें क्योंकि x प्लस 1 था इसके साथ a के साथ, तो इसलिए ये टर्म भी 0 हो गई और c के साथ भी x प्लस 1 था, इसलिए ये टर्म भी 0 हो जाएगी। और बाकी जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे -1 आ जाएगा। अब b को सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा -1, तो वो -b से मल्टीप्लाई होगा, -b हो जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। अब हमारे पास ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो b की वैल्यू कितनी मिलती है 3। हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू के लिए हम जो b के डिनोमिनेटर में आ रहा है क्योंकि वो स्क्वायर था, तो हम c के डिनोमिनेटर में लीनियर वैल्यू आ रही है, इस c की वैल्यू के लिए इसको यूज करेंगे, यानी 3x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी -2/3। अब x की जगह हम इक्वेशन 3 में -2/3 पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे x आ रहा था 7 के साथ, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू आ जाएगी। और a और b के साथ ये पूरा फैक्टर आ रहा था 3x प्लस 2, इसलिए ये 0 हो जाएंगे। और c के साथ हमारे पास जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि क्या आएगा, -7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -14/3 प्लस 4, और ये दोनों 0 हो गए। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे एलसीएम के थ्रू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास c की वैल्यू के लिए क्या आएगा, क्योंकि c के साथ 1/9 आ रहा है, तो 1/9 जब उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। मल्टीप्लाई होने के बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 9, जब 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितनी c की वैल्यू आ जाएगी -6। अब हम इक्वेशन 3 में हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर के में, तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है 3 और बाहर a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब 3a। एक्स स्क्वायर के साथ और कौन सी वैल्यू आ रही है, हमारे पास ये c भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसलिए हम प्लस c लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर के हमें 2 कोफिशिएंट मिले, एक 3a और दूसरा c मिलेगा। तो इक्वल में यहाँ पे देखें अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो फिर लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब हमारे पास c की वैल्यू है तो हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास -6 है, तो इसलिए -6 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 आ जाएगा। और जब 3 से 6 डिवाइड होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, a का 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब a, b और c तीनों की वैल्यूज मिल गई हैं, तो हम इक्वेशन 2 में ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह -6 आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होने के बाद अब हम इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी इसकी पूरी वैल्यू आ गई, हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब पुट करने के बाद यहाँ पे देखें क्योंकि 2 और 3 और -6 ये कांस्टेंट थे, ये हमने इंटीग्रल से बाहर लिख दिए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये x + 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, तो इसलिए ऊपर नीचे डेरिवेटिव है, ऊपर इसका फंक्शन है, तो हम क्या लिखते हैं लॉग ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है x + 1, इसलिए हमने लॉग ऑफ x + 1 लिख दिया +3। और यहाँ पे देखें कि ये x + 1 की ऊपर पावर कितनी है 2, और ये ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी, ये नीचे 2 है ऊपर जाके -2 हो जाएगी। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो +1 करते हैं हम पावर में और उसी से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखें कि +1 किया तो क्या आएगा -1, -2 -1 कितना हो जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा सॉल्व करके -1। और यहाँ पे ये 6 कैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये 6 ऐसे ख़त्म हुआ कि हमें 6 को लिख लिया हमने 2 × 3, और नीचे क्योंकि इसका फंक्शन था 3x + 2, अब ये हमें 3 इसलिए चाहिए था कि 3x + 2 का क्या डेरिवेटिव होता है 3 होता है, तो हमने 6 से 3 यहाँ पे ले लिया, तो नीचे फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो क्या लिख दिया लॉग ऑफ फंक्शन, और ये जो 2 बचा है वो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब सारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए तो हम क्या लगाते हैं c लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे c लगा दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये नेगेटिव पावर है, जब नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी।
पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन आ रही है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड टाइप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए ओवर, क्योंकि फर्स्ट लीनियर फंक्शन है, लीनियर फैक्टर है, इसलिए हमने ए ओवर एक्स माइनस 3 लिख दिया। और यहाँ पे देखें एक्स की पावर आ रही है जो कि 2 है, ये रिड्यूसेबल भी नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूल के तहत हम इसको लिख लेंगे। अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे हमने ये मल्टीप्लाई किया, और ये किस लिए किया, क्योंकि हम ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी इन ब्रैकेट्स को खोल देंगे और ब्रैकेट्स में हम पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट से और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंड पे हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, यानी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट्स को लिख लिया, इसी तरह से एक्स के और कांस्टेंट को हमने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया। अब सबसे पहले हम लीनियर फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ए के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 था, तो हमने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब x की वैल्यू कितनी मिली, 3, तो हम ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जहाँ पे b और c आ रहा था, b और c के साथ x माइनस 3 यहाँ पे देखें ऑलरेडी है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये फैक्टर भी पूरा 0 हो जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 13a इक्वल टू 13 आया, तो 13 उधर जाके डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम b और c की वैल्यूज़ के लिए हम इनके कोफिशिएंट्स को, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखें कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, a प्लस b, दूसरी साइड पे x स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। और हमारे पास a की वैल्यू 1 आई है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 उधर जाके कितना हो जाएगा, -1। b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। c की वैल्यू के लिए हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास x के कोफिशिएंट ये आ रहे हैं और दूसरी साइड पे 4x था, इसलिए 4 आ गया। तो अब हम b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये -3b था, दूसरी साइड पे जाएगा तो 3b हो जाएगा। और b की वैल्यू -1 थी, वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद 4 - 3 कितना आ गया, c का आंसर 1 आ गया। अब b और c की वैल्यू हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई हैं, तो हम इक्वेशन 1 में तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये a की वैल्यू है, ये -1 b की थी और c की वैल्यू आ गई। तो हमने इनको पुट करने के बाद अब यहाँ पे देखें हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से इन दोनों फैक्टर में से हमने न्यूमरेटर में माइनस कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे ये क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें x -1 आ गया और इस माइनस ने इसको प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे तो देखें कि ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास आ रहा है x -1 और इसके डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 4। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों वैल्यूज़ को, x को भी और -1 को भी x स्क्वायर प्लस 4 से। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। ऊपर 1 लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसे लिखेंगे लॉग ऑफ फंक्शन, यानी लॉग ऑफ x -3। और हमने सबसे पहले x को डिवाइड कर दिया x स्क्वायर प्लस 4 से, ये x आ गया और इसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो यहाँ पे ऊपर हमें चाहिए था 2x, ये 2 हमने खुद से इससे मल्टीप्लाई किया, इसलिए खुद से मल्टीप्लाई किया तो फिर डिनोमिनेटर में भी हमें लगाना पड़ेगा। तो हमने डिनोमिनेटर में भी 2 लगा दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये -1 से डिवाइड होना था, तो -1 से डिवाइड होने के बाद ये क्या होना था, 1 ओवर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4। तो हमने ऊपर 1 ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये भी देखें कि इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू उसी तरह से आ गई, 1/2 भी उसी तरह से आ गया। और इसको हम क्या लिखेंगे, फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ फंक्शन, इसलिए हमने इसको लिख दिया लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। और ये हमारे पास कैसे आया, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास कौन सा रिजल्ट प्रूफ है, हमारे पास होता है 1/a
tan इनवर्स x ओवर a। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्र, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर 2 प्लस tan इनवर्स x ओवर 2। तो इसलिए हमने ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर दिया, तो 1 ओवर 2 tan इनवर्स x ओवर 2 लिख दिया। और क्योंकि इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई है तो इसलिए हम एंड पे कांस्टेंट लगाएंगे और हमारे पास कांस्टेंट क्या है, c है। तो ये हमारे पास है इसकी इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे जिनकी लिमिट्स भी हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे देखें कि वैल्यू में हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो हम इसका अलग अलग से इंटेग्रल ले लेंगे। तो हमने दोनों पे इंटेग्रल अलग अलग से अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें कि x की पावर 2 आ रही है, तो इसको हम सिंपल वे से करेंगे सॉल्व, कि x की पावर 2 है तो इसमें +1 करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा x की पावर 3, और डिनोमिनेटर में भी 3 आ गया। और लिमिट्स हम इसी तरह से लगा देते हैं, इसको अपर लिमिट और इसको लोअर लिमिट कहते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, ये जो 1 था यहाँ पे ये लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, तो इसलिए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम x ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे x आ गया और इसकी लिमिट 1 to 2 आ गई। अब यहाँ पे मैं एक रूल आपको बता दूं कि रूल क्या है, कि जब इंटेग्रल ये इस तरह से दिया होता है हमें, तो हम इस इंटेग्रल को यानी फाई ऑफ x, हमारे पास कोई भी इंटेग्रल का आंसर आया, हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम कैसे लिमिट सॉल्व करते हैं कि पहले हम फंक्शन में ये जो हमारे पास आंसर आया इसमें x की जगह अपर लिमिट सॉल्व पुट करते हैं और उसके बाद माइनस लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो इन वैल्यूज़ में भी हम इसी तरह से लिमिट अप्लाई करते हैं। अब लिमिट कैसे लिखेंगे, 1 ओवर 2, पहले फंक्शन में हम क्या लिखेंगे 2 की पावर, क्योंकि x की पावर 3 था तो इसलिए 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस, और x था और ऊपर पहली पावर कितनी आ रही लिमिट 2 और दूसरी लोअर लिमिट 1, तो 2 माइनस 1, तो ये हमने इसकी लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 1 7 आ गया, 7 ओवर 3 प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 7 + 3 कितना आ जाएगा 10। हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे रैशनल फंक्शंस की। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि ये रैशनल फंक्शन है क्योंकि इसमें डिवाइड आ रहा है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। हम इसको किससे रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन हो तो हम माइनस से रैशनलाइज करते हैं। हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर वैसे ही आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वेयर एक्स के, तो ये हमारे पास कॉस स्क्वेयर एक्स है। अब न्यूमिनेटर में 2 वैल्यूज है, डिनोमिनेटर में a की वैल्यू है, तो ये वैल्यू इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखें 1 ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स, इस तरह से साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स। कॉस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स के इक्वल। और यहाँ पे देखें कि साइन ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स था, तो हमने कॉस एक्स सेपरेट किया, तो हमारे पास क्या मिला सेकेंड एक्स, और एक कॉस एक्स साइन एक्स के साथ मिलेगा, यानी साइन ओवर कॉस क्या होता है 10, तो इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, और सेकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है सेकेंड x। हम इसमें लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे, π/4 आ जाएगी। लोअर लिमिट के लिए हमेशा माइनस यूज़ करते हैं, tan 0 आ गया। माइनस सेकेंड में भी इसी तरह से अप्लाई करेंगे, π/4 माइनस सेकेंड 0, तो tan π/4 क्या होता है 1 होता है, और tan 0 क्या होता है 0 होता है। इसी तरह से सेकेंड π/4 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और सेकेंड 0 1 होता है। तो हम इसको मजीद ब्रैकेट खोल लेंगे, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे देखें कि 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका आंसर आ जाएगा। एरिया फाइंड करेंगे बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन।
हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि एरिया फाइंड करें बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू कॉस 1/2x, और ये हमें लिमिट्स दी गई हैं। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने कर्व लिखी और साथ ही इसकी लिमिट्स भी लिख दी। अब एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंटेग्रल a to b y dx, और a to b मीन्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं। तो y की वैल्यू हमें दी गई है cos 1/2x, और लिमिट्स हमें दी गई हैं -π to π। हमने लिमिट्स भी लगा दी। अब सबसे पहले तो हम cos 1/2x की इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम जानते हैं cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन x/2, क्योंकि ये 1/2 है तो x/2 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इसलिए हम x/2 का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो हम, क्योंकि हमारे पास यही होता है कि अगर साइन x है तो x का साथ डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लिखते हैं। तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा फिर 1/2, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/2 लिख दिया। और हमारे पास लिमिट्स -π to π उसी तरह से हमने लगा दी। अब हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा हम इसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो ये 2 लिखा जाएगा। और साइन x/2 था तो इसलिए अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। माइनस हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाया, यानी जब भी लिमिट पुट करते हैं मिड में माइनस लगाते हैं। साइन ऑफ लोअर लिमिट में हमारे पास क्या आ रहा है, x की जगह -π, तो हमने x की जगह -π लगा दिया, डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि साइन π/2 1 होता है, तो इसके लिए हमने इसकी वैल्यू 1 लगा दी। हम जानते हैं कि माइनस अगर एंगल के साथ आ रहा है तो साइन x उसे बाहर निकाल देता है, तो इसलिए हमने माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। 1 + 1 कितना हो गया, 2। 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास इस कर्व का एरिया आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एटलीस्ट एक डेरिवेटिव हो, यानी कम से कम एक डेरिवेटिव लाजमी हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे देखें कि इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही डेरिवेटिव है, यानी ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डेरिवेटिव है, तो इसको हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डेरिवेटिव ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन डेरिवेटिव लाजमी हो। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है, 2। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी, क्योंकि इसमें 2 डेरिवेटिव आ रहे हैं। y का डेरिवेटिव सेकंड डिग्री, यानी 2 दफ़ा इसका सेकंड डेरिवेटिव भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इन इक्वेशन को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एटलीस्ट वन डेरिवेटिव हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये डेरिवेटिव फर्स्ट या हायर ऑर्डर्स डेरिवेटिव हो सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इससे ज़्यादा भी थर्ड, फोर्थ, कोई भी ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, बट एटलीस्ट वन डेरिवेटिव लाजमी हो। A differential equation contain only derivative to first order can be written in terms of differentials। हम जिसमें डेरिवेटिव की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे dy + 2x + dx = 0। dy + 2x dx = 0, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो क्या थी, 2x = 0, dy/dx + 2x = 0। तो ये dx आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये उधर जाके
ज़ीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा और यहाँ पे dx इसके साथ आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से ये हमारे पास सॉल्व होने के बाद ये इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्डर की डेफिनेशन। ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, एज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन 1 इज 1, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव का जितना डेरिवेटिव हाईएस्ट होगा वो हमारे पास उसका ऑर्डर होगा। और जबकि सेकंड हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें ऑर्डर क्या होगा? उसमें ऑर्डर 2 होगा। पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में डेरिवेटिव फर्स्ट होगा क्योंकि उसमें एक ही डेरिवेटिव था, और सेकंड इक्वेशन को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2 है। डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करेंगे, यानी हम प्रूव करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें कहा गया कि चेक करें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसके अगेंस्ट में जो सॉल्यूशन दिया गया है प्रूव करें कि वो सॉल्यूशन उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, यानी वो उसी की जनरल फॉर्म है। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन हमें गिवन है और साथ ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमें गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखें कि y हमारे पास है cx माइनस 1, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dy/dx। c क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ये वैसे ही आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, और माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो इसलिए c 1 से मल्टीप्लाई होकर c हो गया, माइनस 0 से फ़र्क नहीं पड़ा, तो c हमारे पास इसका यानी dy/dx हमारे पास क्या आ गया? c आ गया। अब ये हम dy/dx की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और साथ ही y की वैल्यू भी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y की जगह पे। तो देखें x हमारे पास आया और dy/dx की वैल्यू कितनी आई? c, ये आ गया। ये 1 उसी तरह से हमने लिख दिया और y की वैल्यू हमारे पास ये थी, इसलिए ये हमने y की जगह इसकी वैल्यू लगा दी। अब ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? cx। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू सी एक्स या एक्स सी एक ही बात है, तो एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सी आ गया जो कि इक्वल है, और ये प्रूव हो गया दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1 ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली और हमारे पास जो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम इसकी गिवन इक्वेशन लिखेंगे जो कि जनरल सोल्यूशन है इसका, y इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स स्क्वेयर। सेम उसी तरह से हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy/dx क्या आएगा? ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये इसी तरह से आ गया। e की पावर x अगर हो तो उसका डिफरेंशियल वही आता है, यानी उसका डेरिवेटिव वही होता है e की पावर x ही, लेकिन पावर का फिर से डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पावर एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x। तो इसका मतलब है हमारे पास dy/dx क्या आया? 2cx e की पावर एक्स स्क्वेयर। अब सेम इसी तरह से y की और dy/dx की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 1/x उसी तरह से आ गया, dy/dx की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू लिख दी। यहाँ पे देखें कि ये x इस x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? cx e की पावर एक्स स्क्वेयर, और ये हमारे पास आ गया -2cx e की पावर एक्स स्क्वेयर। इसके साथ भी 2 था, यहाँ पे ये 2 भी उसी तरह से आ गया। अब ये देखें कि इन दोनों को अगर माइनस करते हैं ये सेम वैल्यू से 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। तो ये भी प्रूव हो गया कि y इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स स्क्वेयर ये जनरल सोल्यूशन है किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, तो हम इनके वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि 2y आ रहा है, तो ये 2y इसी साइड पे रहेगा, इसके साथ हमने dy लिख दिया। जबकि इस साइड पे x के जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे।
तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 के डिनोमिनेटर में हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, और ये डी एक्स डिनोमिनेटर में है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये न्यूमिनेटर में लिखेंगे। तो न्यूमिनेटर में लिखें या साइड पे लिखें, एक ही बात है। तो ये यहाँ पे हमने सारे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, यानी इक्वल के एक साइड पे हमारे पास y के वेरिएबल्स हैं और दूसरी साइड पे x के वेरिएबल्स हैं। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है और ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं इसके, तो हर वैल्यू एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो डी एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा डी एक्स माइनस ये x की पावर 2 है, पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगी। अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, तो हमने हर वैल्यू पे इंटीग्रल का साइन अप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि y की इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो y की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 आएगा, क्योंकि y की पावर यहाँ पे 1 है। तो हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं कि इसकी पावर में 1 प्लस करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये 1 + 1 कितनी हो गई 2, और ये भी 1 + 1 कितना हो गया 2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। और यहाँ पे dx इंटीग्रल dx है, इसका मतलब ये 1 होगा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू dx x होगी। और यहाँ पे देखें कि x की पावर -2 है, तो ये इसमें +1 करेंगे, -2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी -2 + 1। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी -1 आएगी पावर, और डिनोमिनेटर में भी -1 आ जाएगा। क्योंकि सारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई तो हम क्या लगाते हैं, हम +c लगा देते हैं। कांस्टेंट हमने लगा दिया +c। अब ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, और x की पावर -1 थी, डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव x हो जाएगा। हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमें इसको सॉल्व करना है, और इसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है जब s की वैल्यू 4e और t = 0 हो। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमें दी गई है। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है, एक s और दूसरा t। तो हम इक्वल की एक साइड पे s की वैल्यूज़ रखेंगे और दूसरी साइड पे t की वैल्यूज़। तो हम सेपरेट कर देंगे वेरिएबल्स को। यहाँ पे देखें +2st आ रहा है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो -2st हो जाएगा, और s इस साइड पे आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और t इधर dt इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, तो इंटीग्रल का साइन हमने दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। हमें पता है कि 1/s है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log x, और यहाँ पे t की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे पावर 1 होगी t की, और इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 से ही हम डिवाइड कर देंगे। और साथ क्योंकि ये फंक्शन लॉग में आ रहा है तो इसलिए हम कांस्टेंट के साथ भी लॉग लगा देंगे, और ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट हमें पता नहीं होता कि कौन सा कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको इजीली सॉल्व करने के लिए लॉग लगा देंगे साथ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम अगर इस पे e अप्लाई करें दोनों साइड पे तो क्या आएगा, यहाँ पे दोनों साइड पे वैल्यूज़ के साथ e आ जाएगा। तो ये देखिए कि -t² प्लस log c के साथ भी e आ गया, और log s के साथ भी e आ गया। अब ये log और e कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा s, और e की पावर यहाँ पे क्योंकि प्लस हो रही है तो हम इसको डॉट में लिख सकते हैं। हमें पता है कि पावर्स प्लस हों तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, और अगर सेपरेट हों बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हमने उस रूल के तहत इसको सेपरेट कर लिया, e की पावर -t² और e की पावर log c। अब ये e और log कैंसिल हो जाएगा तो c बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन में इनको पुट करेंगे। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और वैल्यूज़ हम पुट करेंगे s = 4e हमें जो दी गई है, और t = 1 इक्वेशन 1 में, t = 0 इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखें हमारे पास s की जगह 4e आ गया, और c उसी तरह से आ गया, e की पावर t² था -t² था, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसलिए e की पावर 0 हो जाएगी। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होती है।
और c 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c आ जाएगा। इसका मतलब c इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4e। अब ये c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो c की जगह क्या आ गया 4e और माइनस टी स्क्वेयर e की पावर माइनस टी स्क्वेयर उसी तरह से आ गया। तो s इक्वल टू 4e e की पावर माइनस टी स्क्वेयर हमारे पास इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पे देखें इसकी पावर 1 है तो ये e की पावर 1 माइनस टी स्क्वेयर हम लिख सकते हैं, क्योंकि बेस पे सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इसलिए हमने माइनस ही साइन रहने दिया। असल में e की पावर 1 इंटू 1 प्लस माइनस टी स्क्वेयर आएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए माइनस टी स्क्वेयर आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।